बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। रूस और यूक्रेन के युद्ध पर बहुत बड़ी खबर। अमेरिका का दावा यह है कि रूस और यूक्रेन दोनों देश समुद्र में युद्ध विराम के लिए राजी हो गए हैं। काला सागर के इलाके में समुद्री जहाजों की सुरक्षा को देखते हुए दोनों देश सीज फायर के लिए तैयार हैं। दोनों देश एक दूसरे के तेल गैस के ठिकानों और बिजली प्लांट पर भी हमला नहीं करेंगे। यूक्रेन और रूस के बीच जमीन पर सीज फायर तो एक दिन भी नहीं चला था। अब सवाल यह है कि समंदर में सीज फायर कब तक टिकता है। नमस्ते, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। डोनाल्ड ट्रंप बहुत बुरे फंस गए हैं। एक तरफ उन पर इजरायल को बचाने का दबाव है, तो दूसरी तरफ ट्रंप के कैबिनेट ने युद्ध का बहुत बड़ा सीक्रेट लीक कर दिया है। यह ऐसा सीक्रेट है जिसने करीब 8000 अमेरिकी सैनिकों की जान खतरे में डाल दी। अब ट्रंप से सवाल पूछा जा रहा है कि यह सीक्रेट अमेरिका के कौन कौन से दुश्मन के पास पहुंच गया है। एक रिपोर्ट आप देखिए। एक तरफ अमेरिका यमन पर हमला कर रहा है, फाइटर जेट लॉन्च हो रहे हैं, जंगी जहाज से मिसाइल लॉन्च की जा रही है। दूसरी तरफ यमन की हूती सेना ने इजराइल में कोहराम मचा दिया है। तेल अवीव से हाइफा तक सब हूती की मिसाइल रेंज में आ चुका है। दोनों तरफ से इस तबाही के बीच अमेरिका में युद्ध को लेकर बहुत बड़ा घोटाला हो गया है। आरोप है कि डोनाल्ड ट्रंप के वॉर कैबिनेट ने यमन पर हमलों की जानकारी लीक कर दी है। क्यों इसे ट्रंप के वॉर कैबिनेट की बहुत बड़ी सुरक्षा लापरवाही माना जा रहा है? क्यों इसे ट्रंप के वॉर कैबिनेट का युद्ध घोटाला कहा जा रहा है? यमन पर हमले में शामिल अमेरिका के बैटल ग्रुप को इसका एहसास ही नहीं कि जब वो यमन पर हमले की तैयारी कर रहे थे, जब अमेरिका के फाइटर जेट एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भर रहे थे, तब उसकी जानकारी पहले ही मीडिया में जा चुकी थी। यानी अमेरिका वॉर प्लान लीक हो गया था। अमेरिका की मैगजीन द अटलांटिक के संपादक जेफरी गोल्डबर्ग ने लिखा कि उन्हें 2 घंटे पहले ही पता चल गया था कि यमन पर हमला होने वाला है। ट्रंप कैबिनेट में शामिल वो लोग जिन्हें अमेरिका की बड़ी तोप माना जाता है, वो सिग्नल ऐप के चैट ग्रुप में यमन पर हमले की चर्चा कर रहे थे। और चौंकाने वाली बात ये कि इस ग्रुप में द अटलांटिक के संपादक जेफरी गोल्डबर्ग भी जुड़े हुए थे। इससे साफ है कि अमेरिका का वॉर प्लान घंटों पहले लीक हो गया था। अब इसे ट्रंप प्रशासन की लापरवाही मानी जाए या फिर युद्ध घोटाला, जिसमें अमेरिका के समुद्री बेड़ों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती थी। इस युद्ध घोटाले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथियों की पूरी दुनिया की मीडिया में चर्चा हो रही है। द अटलांटिक के संपादक को सिग्नल ग्रुप में जुड़ने का न्योता अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल वॉल्ज की तरफ से मिला। ग्रुप का नाम था हूथी पीसी स्मॉल ग्रुप। इस पर यमन पर एयर स्ट्राइक को लेकर सिग्नल ऐप के चैट ग्रुप पर बात हो रही थी। ग्रुप में द अटलांटिक के संपादक जेफरी गोल्डबर्ग को हमले की जानकारी सीधे रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ से मिली। हालांकि ऐसी ऐप पर अमेरिका के अधिकारियों को संवेदनशील जानकारी साझा करने की इजाजत नहीं है। Talking about a deceitful and highly discredited so-called journalist who's made a profession of peddling hoaxes time and time again, to include the hoaxes of Russia, 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 or the fine people on both sides hoax, or suckers and losers hoax. So this is the guy that peddles in garbage. इस ग्रुप में ट्रंप के सबसे खास उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ, राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गैबार्ड शामिल थी। इसके अलावा ग्रुप में ट्रंप के सलाहकार स्टीफन मिलर, ट्रंप के चीफ ऑफ स्टाफ सूसी विल्स और पश्चिम एशिया के लिए ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ शामिल थे। Honestly, my reaction was, I think I've discovered a massive security breach in the United States national security system, which is to say, it's almost automatically true that if the editor-in-chief of The Atlantic is being given access to
this kind of information, weapons systems and packages and timing and weather in Yemen and all kinds of information about sequencing of particular events, then obviously there's a security breach. डोनाल्ड ट्रंप के खासम खास लोगों के इस बहुत बड़े ब्लंडर को लेकर अमेरिका में राजनीति गर्मा गई है। ट्रंप अपने देश में घेरे जा रहे हैं। अमेरिका का मीडिया आक्रामक है और ट्रंप अब यमन के ऑपरेशन को लेकर तीखे सवालों का सामना करने के लिए मजबूर हैं। I don't know anything about it. I'm not a big fan of The Atlantic. To me, it's a magazine that's going out of business. I think it's not much of a magazine, but I know nothing about it. You're saying that they had what? What were they talking about? With the Houthis. The Houthis? You mean the attack on the Houthis? Well, it couldn't have been very effective because the attack was very effective. I can tell you that. I don't know anything about it. You're telling me about it for the first time. Anybody else? डोनाल्ड ट्रंप के लिए आए इस बवंडर से जाहिर है अमेरिका के दुश्मन बहुत खुश होंगे। ईरान से लेकर रूस और चीन से लेकर हमास और हिजबुल्लाह भी सोच रहा होगा कि ट्रंप का वॉर कैबिनेट कितना गैर पेशेवर या कहें कि लापरवाह है। पूरे अमेरिका में ट्रंप को लेकर सवाल उठने लगे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर बड़ी चूक बताई जा रही है। डेमोक्रेट्स सांसद चाहते हैं कि इसकी वॉर प्लान लीक की जांच होनी चाहिए। If these detailed exchanges about coordinating military operations fell into the hands of America's enemies, it could get people killed. It could severely harm our military. It would put America's national security in danger. This debacle requires a full investigation. यमन में अमेरिका के हमले अचानक हुए हैं और हैरत की बात यह है कि हमले की टाइमिंग को लेकर जो बातें ग्रुप पर शेयर की गई वो मीडिया तक भी पहुंच रही थी। सिग्नल ऐप चैट जिसका नाम हूती पीसी स्मॉल ग्रुप रखा गया, उसमें छोटी बारीकियों के बारे में बात हो रही थी। सिग्नल चैट ग्रुप में बताया गया कि यमन पर हमले अमेरिका के समय के मुताबिक दोपहर 1:45 पर होंगे। ये जानकारी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने 11:44 पर दी। द अटलांटिक के संपादक ने इसे क्रॉस चेक किया तो उन्हें यमन के सना में धमाकों की खबर मिली जो अमेरिका के विमानों ने किए थे। इसके बाद सिग्नल चैट ग्रुप यानी हूती पीसी स्मॉल ग्रुप में ट्रंप के खासम खास एक दूसरे को इस हमले की बधाई दे रहे थे। इसलिए सवाल है कि अब ट्रंप का वॉर प्लान लीक हो गया है तो अमेरिका आगे क्या करेगा, इजराइल क्या करेगा, क्योंकि यमन की तरफ से तो मिसाइल लॉन्च में कोई कमी नहीं आई है। जब एक तरफ अमेरिका के जंगी जेट और जंगी जहाज यमन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, तब हूती की मिसाइल ब्रिगेड भी एक्टिव है। ट्रंप और उनका कैबिनेट चाहे जो प्लान बनाए वो प्लान लीक हो या फुल प्रूफ हो, हूती लड़ाकों ने ऐलान कर दिया है कि वो गाजा पर बमबारी रुकने तक इजराइल पर हमले करता रहेगा। इजराइल ने इस वक्त कई मोर्चों पर बमबारी जारी रखी हुई है। न सिर्फ गाजा, लेबनान में भी इजराइल के हमले जारी हैं। हमास और हिजबुल्लाह के साथ साथ इजराइल के टारगेट पर सीरिया भी है, जहां इजराइल के फाइटर जेट ने कई बड़े हमले किए हैं। इजराइल ने एक हफ्ते में दूसरी बार सीरिया के पालमायरा शहर के पास 2 जगह एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है। वहीं अमेरिका की सेंट्रल कमांड भी इस वक्त बहुत एक्टिव है। ये वो कमान है जिसके तहत पूरे पश्चिम एशिया में ऑपरेशन शामिल है। यहीं से ऑर्डर मिलने के बाद यमन या फिर सीरिया में अटैक किए जाते हैं और इसी कमांड के तहत ईरान भी आता है, जिसको वॉर जोन बनाने की वार्निंग डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं। देखा जाए तो एक तरफ इजराइल की एयरफोर्स एक्टिव है तो जो मोर्चा इजराइल से दूर है यानी यमन, वहां अमेरिका के जंगी जहाज बम गिरा रहे हैं, यानी तबाही कई मोर्चों पर हो रही है। एक तरफ इजराइल तो दूसरी तरफ अमेरिका कोहराम मचा रहा है। दोनों की एयरफोर्स इतनी ताकतवर है जिनका पश्चिम एशिया में कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। यमन पर अमेरिका के हमले इजराइल को बचाने के लिए किए जा रहे हैं। यमन और इजराइल की दूरी 2000 किलोमीटर की है और इस फासले को रोजाना कवर करना इजराइल के लिए आसान नहीं है, क्योंकि उसकी वायुसेना अभी गाजा, लेबनान और सीरिया में ऑपरेशन कर रही है। इसलिए यमन में हूती विद्रोहियों से निपटने की जिम्मेदारी डोनाल्ड ट्रंप ने ले ली है। हालांकि यमन के लड़ाका ग्रुप
हूती का ताजा दावा है कि उसने इजराइल पर मिसाइल दागी है और ये दोनों मिसाइल अपने टारगेट पर लगी है। हूती के मुताबिक अभी दो तरह की मिसाइल लॉन्च की जा रही है। पहली ज्यादा रेंज वाली जुल्फिकार और दूसरी फिलिस्तीन 2। दोनों मिसाइलों की वजह से पश्चिमी यरूशलेम, मध्य इजराइल और राजधानी तेल अवीव में सायरन बज रहे हैं। पश्चिमी यरूशलेम के पास जूबा शहर में सायरन बज रहा है। इजराइल के लोगों ने आसमान की तरफ देखा और फिर जान बचाने के लिए जमीन पर इस तरह झुक गए। यमन की मिसाइल के खौफ का इजराइल के लोग बार बार सामना कर रहे हैं। नेतन्याहू के लिए सबसे डराने वाली बात यह है कि अब पूरा इजराइल यमन की रेंज में है, क्योंकि हूती की मिसाइल ब्रिगेड पहले उत्तरी इजराइल में हाइफा शहर को भी टारगेट कर चुकी है। यानी करीब 2500 किलोमीटर की रेंज में हूती की मिसाइल हमला कर सकती है। للشعب الفلسطيني المظلوم وإسنادا لمقاومته العزيزة الباسلة استهدفت القوة الصاروخية مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخين باليستيين أحدهما ذو الفقار والآخر فلسطين 2 لفرط صوتي، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله। यमन के हूती टारगेट पर हमला करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन इजराइल का कहना है कि दोनों मिसाइलों को इजराइल के एयर स्पेस में आने से पहले ही गिरा दिया गया। इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल का मिसाइल डिफेंस बहुत कारगर है, लेकिन हूती पहले भी उत्तरी इजराइल तक हमला कर चुके हैं। हूती अमेरिका और इजरायली जहाजों को भी समंदर में टारगेट करते रहे हैं, जिसके जवाब में अमेरिका अब यमन के शहरों पर बम गिरा रहा है। हालांकि यमन दबता हुआ नजर नहीं आ रहा। ट्रंप को चैलेंज करने के लिए यमन का गुस्सा लगातार भड़क रहा है। ये भीड़ देखकर अमेरिका और इजराइल दोनों हैरान हैं। एक तरफ यमन के पास अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर ट्रूमैन लगातार एक्टिव है और यहां से उड़ने वाले हर फाइटर जेट के टारगेट पर यमन के शहर हैं। सना और सादा शहर को अमेरिका के विमानों ने बड़ा टारगेट बनाया हुआ है। यमन में अमेरिका के एयर ऑपरेशन के 10 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं। इन्हीं फाइटर जेट के हमलों से यमन में 60 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, 100 से ज्यादा घायल हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर हूती के हमले नहीं रुके तो इसके लिए ईरान को जिम्मेदार माना जाएगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान की लीडरशिप हूती के साथ है, उसे हथियार सप्लाई करती है, इसलिए यमन के हमलों के लिए ईरान दोषी है। वार्निंग साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई को टारगेट कर रहे हैं। अब यमन की भीड़ डोनाल्ड ट्रंप को चैलेंज कर रही है। चैलेंज इस बात का कि अगर हिम्मत है तो फिर से वो यमन पर अटैक लॉन्च कर दे। चैलेंज इस बात का कि अगर डोनाल्ड ट्रंप में हिम्मत है तो वो यमन के आसमान पर नहीं, यहां की जमीन पर लड़कर दिखाएं। लेकिन फिलहाल ट्रंप घरेलू मोर्चे पर घिर चुके हैं, क्योंकि वॉर प्लान लीक होना उनके वॉर कैबिनेट का बहुत बड़ा ब्लंडर माना जा रहा है।